नमस्कार। आज हम दो ऐसे देशों की कहानी खंगाल रहे हैं जो कभी एक तरह से दोस्त हुआ करते थे, लेकिन आज बिल्कुल एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। ईरान और इजराइल। हाँ। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस रिश्ते के उतार चढ़ाव और आज के तनाव की जड़ें दिखाते हैं। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है ये समझना कि आखिर ये सहयोग से दुश्मनी तक का सफर ये कैसे तय हुआ। बिल्कुल। और ये सफर काफी चौंकाने वाला भी है, क्योंकि आप देखें तो ज्यादातर शीत युद्ध के दौरान उनके रिश्ते ठीक ठाक थे, मतलब सौहार्दपूर्ण कह सकते हैं। अच्छा, दुश्मनी हमेशा से नहीं थी? नहीं, हमेशा से नहीं। दिलचस्प बात यह है कि देखिए 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को बांटने का जो प्लान बनाया था, ईरान ने उसके खिलाफ वोट दिया था। हाँ। और 1949 में इजराइल के यूएन में शामिल होने का भी विरोध किया था। लेकिन इसके बावजूद तुर्की के बाद ईरान ही दूसरा मुस्लिम बहुल देश था जिसने इजराइल को एक देश के तौर पर मान्यता दी। हाँ, शुरुआत में एक तरह की क्या कहते हैं व्यवहारिकता थी शायद। हाँ, कह सकते हैं। और 1953 में जब ईरान में वो तख्ता पलट हुआ, हाँ, और पश्चिम के करीबी मोहम्मद रजा पहलवी शाह बने, हाँ, तब तो रिश्ते और भी बेहतर हो गए थे, है ना? हाँ बिल्कुल। उस दौर में काफी सहयोग था। लेकिन फिर आया 1979, ईरान की इस्लामिक क्रांति। वो सबसे बड़ा मोड़ था। हाँ, वो एक ऐसा मोड़ था जिसने सब कुछ बदल दिया। शाह को हटा दिया गया और आयतुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में एक इस्लामिक गणराज्य बना, जिसका रुख पश्चिम और इजराइल के सख्त खिलाफ था। बिल्कुल। क्रांति के फौरन बाद ही ईरान ने इजराइल से सारे कूटनीतिक और व्यापारिक रिश्ते तोड़ दिए। तो वो दोस्ती या सहयोग का दौर खत्म हो गया। हाँ, एक तरह से रातों रात। हालांकि ये भी जानना जरूरी है कि ईरान इराक युद्ध 1988 के दौरान पर्दे के पीछे से कुछ हथियार सौदे इजराइल के जरिए हुए थे। अच्छा, पर्दे के पीछे? हाँ, लेकिन खुलकर तो दुश्मनी ही जाहिर की गई। इस नई ईरानी व्यवस्था के लिए इजराइल का विरोध एक वैचारिक और राजनीतिक जरूरत बन गया था। हाँ। और फिर ये दुश्मनी 90s में और ज्यादा तेज हो गई, क्यों? हाँ, 90s में सोवियत संघ का पतन हो चुका था, खाड़ी युद्ध में इराक की हार हुई थी, तो क्षेत्रीय शक्ति संतुलन वो बदल रहा था। अच्छा, तो उस खाली जगह को भरने की कोशिश? एक तरह से हाँ, और यहीं से वो प्रॉक्सी लड़ाई ज्यादा खुलकर सामने आई। ये प्रॉक्सी लड़ाई असल में होती क्या है, थोड़ा समझाएंगी? हाँ, प्रॉक्सी लड़ाई का मतलब है जब दो देश सीधे आपस में नहीं लड़ते, बल्कि वो दूसरे देशों या गुटों का इस्तेमाल करके एक दूसरे को निशाना बनाते हैं। अच्छा। ईरान और इजराइल के मामले में ये बहुत साफ दिखता है। ईरान ने लेबनान में हिजबुल्लाह, गजा में हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद और यमन में हुथियों जैसे गुटों को समर्थन देना शुरू किया। और इन गुटों का निशाना अक्सर इजराइल होता है। हाँ, बिल्कुल। उनका मकसद इजराइल पर हमला करना या उसके हितों को नुकसान पहुंचाना होता है। और इसी दौर में याद होगा, ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में 1992 में इजरायली दूतावास पर और 1994 में AMIA यहूदी सेंटर पर बम धमाके हुए थे। बहुत भयानक थे वो। और उनका इल्जाम ईरान और हिजबुल्लाह पर लगा था। ये अर्जेंटीना के इतिहास के सबसे खतरनाक हमले थे। तो ये था ईरान का तरीका, प्रॉक्सी गुट। इजराइल ने कैसे जवाब दिया? क्या वो सिर्फ अपना बचाव कर रहा था? नहीं, सिर्फ बचाव नहीं, इजराइल ने भी आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने सीरिया जैसे देशों में ईरानी ठिकानों और हिजबुल्लाह के हथियारों के काफिलों पर हवाई हमले किए। अच्छा, सीरिया में? हाँ, और कई ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों और सैन्य अधिकारियों की हत्याओं के पीछे भी इजरायली हाथ होने के आरोप लगे हैं। इसके अलावा सैन्य कार्रवाई की सीधी धमकियां भी दी गईं। फिर 2006 में लेबनान युद्ध हुआ, जिसमें इजराइल और हिजबुल्लाह की सीधी लड़ाई हुई। हाँ, वो भी काफी बड़ा संघर्ष था। बिल्कुल। और फिर सीरिया और यमन के गृह युद्धों में भी दोनों देशों ने विरोधी गुटों का साथ दिया। और साइबर हमले भी हुए एक दूसरे के जरूरी ठिकानों पे। जैसे ईरान की परमाणु सुविधाएं या फिर तेल टैंकरों को निशाना बनाना। ये एक तरह की अदृश्य लड़ाई भी चल रही है। और हाल के सालों में तो लगता है ये तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया है। 2024-2025 में कुछ बड़ी घटनाएं हुई। हाँ, 2024 में जब गजा युद्ध के कारण पूरे मध्य पूर्व में तनाव बहुत ज्यादा था, तब पहली बार ऐसा हुआ कि ईरान और इजराइल ने सीधे एक दूसरे की जमीन पर मिसाइल हमले किए। सीधे? ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये बहुत बड़ा एस्केलेशन था, क्योंकि अब तक वो प्रॉक्सी के जरिए ही ज्यादातर लड़ रहे थे। फिर 2025 में जब संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था IAEA ने कहा कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर जो वादे किए थे उन्हें तोड़ रहा है, हाँ।
तो उसके अगले ही दिन इजराइल ने ईरान के कई परमाणु और सैन्य ठिकानों पर बड़े हमले कर दिए। तो अब ये टकराव और सीधा हो गया है। बिल्कुल, वैचारिक स्तर पर देखें तो ईरान आज भी इजराइल के अस्तित्व को ही नकारता है, उसे खत्म करने की बात करता है। और इजराइल ईरान को, खासकर उसके परमाणु कार्यक्रम को, अपने और पूरे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक क्रांति हुई, फिर क्षेत्र में ताकत का संतुलन बदला, गहरी वैचारिक नफरत है और ऊपर से ये परमाणु महत्वाकांक्षाएं, इन सब ने मिलकर दो पुराने सहयोगियों को आज कट्टर दुश्मन बना दिया है। ये वाकई एक जटिल और खतरनाक कहानी है। बिल्कुल, और इस दुश्मनी का असर सिर्फ इन दो देशों तक ही नहीं है, इसने पूरे मध्य पूर्व की राजनीति को हिलाकर रख दिया है, सच में। और इसका एक नतीजा ये भी है, जैसा कि स्रोत बताते हैं, कि ईरान के डर ने कुछ अरब देशों और इजराइल को करीब ला दिया है। हाँ, ये एक बहुत दिलचस्प नतीजा है। एक तरह का अनौपचारिक गठबंधन सा बन गया है, जो शायद 10-20 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। ईरान सऊदी अरब की प्रॉक्सी लड़ाई ने भी इसमें भूमिका निभाई है। ये सचमुच सोचने वाली बात है। अच्छा, तो जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। इन स्रोतों के आधार पर भविष्य में इस रिश्ते का क्या होगा? मतलब इसे तय करने वाले सबसे बड़े कारक क्या हो सकते हैं? हाँ, ये बड़ा सवाल है। क्या वो ईरान या इजराइल के अंदरूनी राजनीतिक बदलाव होंगे, या फिर बदलते हुए क्षेत्रीय समीकरण जैसे अरब देशों के साथ रिश्ते, या शायद परमाणु मुद्दे का कोई नतीजा? बिल्कुल, इन सब पर गौर करना जरूरी है। आगे क्या होता है ये देखना होगा।